बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट आसाबी बीमारी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। इस बीमारी को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं और इस बीमारी की अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है। ये एक आसाबी बीमारी है जिसमें मरीज़ ये शिकायत करता है कि उसे रात को ख़ास तौर पर टांगों में बेचैनी होती है और फिर वो उसको बार बार टांगें हिलानी पड़ती हैं, टांगों को हरकत देनी पड़ती है। टांगों में जो होने वाली बेचैनी है, इसको मुख्तलिफ़ तरह के पेशेंट्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है जैसे टांगों में कीड़े चल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है जैसे टांगों में सुइयाँ चुभ रही हैं और कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे टांगों में शदीद दर्द हो रहा है। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि अमूमन ये कैफ़ियत तब होती है जब इंसान ज़्यादा देर के लिए इनएक्टिव हो, यानी एक्टिव ना हो, ख़ास तौर पर शाम के वक़्त या रात के वक़्त। और फिर इसके साथ एक शदीद तलब कि टांगें हिलाते रहने की तलब होती है, क्योंकि टांगें हिलाने से थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा सुकून मिलता है। तो ये जो कैफ़ियत है, ये काफ़ी तकलीफ़देह होती है। अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते इस कैफ़ियत की वजह से। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी एग्ज़ैक्ट वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन ट्रांसमिटर्स हैं, उनके अंदर कुछ उनकी पाथवेज़ में, उनके सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। और इस डिसऑर्डर में ये भी देखा गया है कि ये ख़ानदानों में भी चल सकता है, यानी जेनेटिक जो है वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है इस डिसऑर्डर का। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कुछ दूसरी बीमारियां हों, ख़ास तौर पर ज़ियाबितस की बीमारी, किडनी की बीमारी, किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट्स, इसी तरह से वो पेशेंट्स जिनमें आयरन की कमी होती है, ब्लड में आयरन की कमी होती है, उनके अंदर इसका ख़दशा बढ़ जाता है। और इसी तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बीमारी होती है आसाबी, उसमें भी इस बीमारी के होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमल में, प्रेगनेंसी में भी इस बीमारी के होने का चांस बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर हमल के आखिरी 3 महीनों में। तो ये जो बीमारी है, ये बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि तकलीफ़देह होती है। इस बीमारी में हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि ये बीमारी ना हो? तो बचाव के अंदर कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे ये देखा गया है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं ज़्यादा और ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, उनके अंदर इस बीमारी की अलामात, अगर ये बीमारी हो भी सही तो इसकी अलामात कम हो जाती हैं। तो एक्टिव रहने से बीमारी में कुछ मदद मिलती है। इसके अलावा इस बीमारी के अगर हम इलाज की बात करें तो कुछ चीज़ें लोग ख़ुद से कर रहे होते हैं, जैसे टांगों को दबाना रात को, या फिर टांगों का मसाज करना। कुछ लोग नीम गर्म पानी में अपनी टांगों को जो है वो रख के उससे जो है वो आराम महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों से वक्ती तौर पर उनको थोड़ा आराम पेशेंट्स को मिल जाता है। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बताना है कि अक्सर ऐसे होता है कि ये जो पेशेंट्स रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले होते हैं, ये नींद में भी अक्सर जो है अपनी टांगें हिलाते रहते हैं, तो ये भी इस बीमारी में हो सकता है। तो बहरहाल इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा मौजूद है। पहली बात तो ये कि देखनी चाहिए कि बीमारी के साथ कोई और बीमारी तो नहीं चल रही, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी। बहुत सारे मरीज़ जिनको खून में आयरन की कमी होती है और उनको साथ ये मर्ज़ हो रहा होता है, तो जब आयरन की कमी पूरी हो जाती है मेडिकेशन के ज़रिए से, तो उनका डिसऑर्डर बेहतर हो जाता है। इसी तरह से जो और बीमारियाँ जिसका मैंने ज़िक्र किया, ज़ियाबितस और किडनीज़ की बीमारियाँ, उनका भी ज़ाहिर है कि जब अच्छा कंट्रोल होगा तो अगर उसकी वजह से हो रहा है तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि ख़ास तौर पर इस मर्ज़ के इलाज के लिए बनाई गई हैं।
वो मेडिकेशंस आपको ख़ुद से यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपका डॉक्टर जो है वो जब आपको कहे तो तब आपको यूज़ करना चाहिए उनको। लेकिन बहरहाल वो मेडिकेशंस काफ़ी इसमें इफ़ेक्टिव साबित होती हैं और इस डिसऑर्डर की अलामात को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाती हैं। तो बेसिकली ये इसके इलाज के बारे में है। कभी-कभी ये होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट्स इतने शदीद स्ट्रेस में होते हैं कि उनकी स्ट्रेस की वजह से हमें जो है उनको थोड़ा-सा बातचीत का इलाज, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसकी तरफ उनको लेके जाना पड़ता है ताकि जो स्ट्रेस है उनकी उसको हैंडल किया जा सके।